हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ऑडिटिंग के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं। तो फ्रेंड्स, ये ऑडिटिंग की हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने बात की है ऑडिटिंग के मीनिंग की। ऑडिट क्या होता है, क्या पर्पस है इसको बनाने का, ये ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन से किस तरह से डिफरेंट है, और साथ ही साथ हमने इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स की भी बात की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की, यानी कि ऑडिट के मीनिंग या फिर डेफिनेशन की इसमें हम बात करेंगे। द वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियर, यानी कि जो ऑडिट वर्ड है वो लैटिन वर्ड ऑडियर से डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है टू हियर, यानी कि सुनना। ओल्ड टाइम की अगर हम बात करें तो जो भी कोई ऑनर है या बिजनेस में वो किसी तरह का सस्पेक्टेड या फ्रॉड देखता है तो या चेक करने के लिए उसको एक अपॉइंट करता है पर्सन, जिसको ऑडिटर कहा जाता है। वो पर्सन बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वो उनको चेक करता है, फाइंड आउट करता है कि जो भी रिकॉर्ड प्रिपेयर किए गए हैं उसमें किसी भी तरह का मिस एप्रोप्रिएशन या फिर फ्रॉड तो नहीं है। तो ये सारी प्रोसेसिंग हमारी ऑडिटिंग के अंदर ही आती है। तो आई होप आपको आंसर यहाँ क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, यानी कि अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। Accountancy is mainly concerned with the preparation of summary and analyzing of records prepared by the bookkeeper. For this, an accountant has to be prepared trial balance and then annual accounts. यानी कि फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं उनकी समरी के बेसिस पर, और उन अकाउंट्स को बाद में एनालाइज किया जाता है, और ये सब काम बुककीपर करता है। पहले वो जर्नल एंट्री बनाता है, जर्नल एंट्री के बाद उसको लेजर में पोस्ट करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग है ये स्टेप बाय स्टेप होती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है फाइनल अकाउंट, जिसमें कि हमारी बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये अकाउंटेंसी का पार्ट है। जबकि अगर हम ऑडिट की बात करें तो फ्रेंड्स, ऑडिट मीन्स द वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्रीज एंड अकाउंट्स टू फाइंड आउट देयर एक्यूरेसी। सो द ऑडिटर्स वर्क इज टू फाइंड आउट वेदर द फाइनल अकाउंट्स एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न और नॉट, एंड टू रिपोर्ट हिज फाइंडिंग्स टू द शेयर होल्डर्स। यानी कि फ्रेंड्स, ऑडिटिंग के अंदर वेरिफिकेशन किया जाता है जो भी एंट्रीज की गई हैं बुक के अंदर, और ये देखा जाता है कि वो जो भी एंट्रीज की गई हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है। साथ ही साथ जो ऑडिटर होता है उसका काम होता है कि जो भी फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें ये फाइंड आउट करना कि जो भी एंट्री की गई है वो ट्रू और फेयर है या नहीं। वो उसको वाउचर से वेरीफाई करता है, और उसके बाद वो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें मिलती है तो वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको रिपोर्ट करता है कि इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो वो उसको मेन पर्पस जो होता है ऑडिटर का वो ये होता है कि जो भी बुक्स वो एनालाइज कर रहा है या चेक कर रहा है उसकी ट्रू रिपोर्ट दे, क्योंकि वो रिपोर्ट के बेसिस पर ही जो कस्टमर्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। तो ये सारी उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड करे आफ्टर ऑडिटिंग वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है, एन अकाउंटेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो अकाउंटेंट होता है वो एम्प्लॉय होता है बिजनेस का, जबकि एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस एंड एन अकाउंटेंट ड्रॉज हिज मंथली सैलरी रेगुलरली फ्रॉम द बिजनेस इटसेल्फ, यानी कि इसमें अकाउंटेंट जो होता है वो मंथली या रेगुलर बेसिस पर अपनी सैलरी को लेता है कंपनी से। जबकि जो ऑडिटर होता है उसका एक पेड रेम्यूनरेशन होता है, जो भी उन दोनों के बीच में एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बेसिस पे वो यहाँ पे एक पेड या हम कहेंगे एक फीस लेता है, जो भी उसने पूरी रिकॉर्ड्स की हैं बुक्स को चेक करने में जो भी अपना टाइम दिया है उसके बेसिस पर। लेकिन ये ऑडिटर जो होते हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं अपॉइंट, और ये मंथली बेसिस पर भी या फिर वो वन टाइम जो होते हैं उससे भी बेसिस पर ही किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी पर भी कि वो परमानेंट रखना चाहती है एक ऑडिटर या फिर वो टेम्परेरी रखना चाहती है।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है, एन अकाउंटेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव अ नॉलेज ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग, यानी कि फ्रेंड्स जो अकाउंटेंट जो है ये जरूरी नहीं है कि उसके पास ऑडिटिंग की नॉलेज हो, लेकिन फ्रेंड्स एक ऑडिटर के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि उसके पास एक अकाउंटेंसी की इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि ऑडिटर जो होता है वो एक तरह से अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा लोअर पार्ट होता है अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंट का, जबकि जो ऑडिटर होता है ये हायर पार्ट होता है। इसलिए एक ऑडिटर को अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक अकाउंटेंट जो है उसको ऑडिटिंग की नॉलेज हो। हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो एन अकाउंटेंट यूजली अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स जो अकाउंटेंट होता है वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है बिजनेस का, यूजली होता है, ठीक है। जबकि एक ऑडिटर जो होता है कैन बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट हो, डिपेंड करता है ये कंपनी पर कि वो चाहे तो परमानेंट रख सकते हैं या फिर वो ईयर टू ईयर चेंज कर सकती है अपना ऑडिटर, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिकली अगर हम बात करें मोस्टली केसेस की, तो वहां पर ये ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में डिफरेंस की, या फिर एक तरह से हम बात करते हैं कि इनके क्या क्या काम हैं जिसके बेसिस पर हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमने बात की बुक कीपिंग की, जिसका मेन पार्ट जो होता है वो होता है रिकॉर्ड करना, बैलेंसिंग करना, मेनली जो भी प्रैक्टिकल पार्ट होंगे वो सारे बुक कीपिंग के अंदर आएंगे। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, जर्नलाइज करना, पोस्टिंग इनटू लेजर, टोटलिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स इन द लेजर, बैलेंसिंग, चेक द वर्क्स ऑफ द बुक कीपिंग और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि बुक कीपिंग का जो काम होता है या बुक कीपर का जो काम होता है वो सिर्फ जर्नलाइजिंग से लेकर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने तक का होता है, यानी कि जो टोटली जो प्रैक्टिकल पार्ट है हमारा रिकॉर्ड करने का वो सारा हमारा बुक कीपिंग का पार्ट होगा। जबकि अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी के अंदर पार्ट आता है समराइज करने का, एनालाइज करने का, यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अंदर जो अकाउंटेंट होता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट उसके काम होता है, पासिंग एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी कि रिकॉर्ड करने के बाद उसको पूरा एनालाइज करना, समराइज करना, ये सारा हमारा अकाउंटेंट का पार्ट हो गया। जबकि अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का काम होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो एनालिटिकल पार्ट है वो हमारा ऑडिटिंग का पार्ट होगा, यानी कि जो ऊपर जितने भी अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं उसको चेक करना एक ऑडिटिंग का काम होता है। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, हमारे जर्नल से लेके ट्रायल बैलेंस तक के सारे काम किसके होंगे, बुक कीपर के, और अकाउंटेंट के काम होंगे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से लेके और उसको एडजस्टमेंट करने तक, रेक्टिफाई करने तक के सारे काम अकाउंटेंट के होंगे, और सारे अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद उसको चेक करना एक ऑडिटर का काम होगा। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टर्म्स जो होते हैं कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है वे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट बात करते हैं ऑडिट और सेकंड है हमारा इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स ऑडिट का काम होता है कि बैलेंस शीट को चेक करना कि उसने जो एंट्रीज हैं उसको सही से पोस्ट किया है या नहीं, और साथ ही साथ उसकी जो पोजीशन है वो फेयर बता रहा है या नहीं, उसको पूरी असेट्स को कैलकुलेट करना, लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करना, फिर उसको वेरीफाई करना वाउचर से, ये सारा ऑडिटर का काम होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन मीन्स अ सर्चिंग इंक्वायरी विद सर्टेन ऑब्जेक्ट इन व्यू, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंस हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप सर्च वो चेक कर रहे हो कुछ चीज़, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ सर्च की जा रही है कोई चीज़, कोई इंक्वायरी करनी है आपको, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सिर्फ यहाँ पर आप एक क्वेरी है आपकी जिसके लिए आप उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है कि आपकी कोई क्वेरी है भी या नहीं, आप बस उसको चेक कर रहे हो। क्वेरी हो भी सकती है या फिर नहीं भी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्वेरी होती है हमारी। नेक्स्ट है ऑडिट यूजली रिलेट्स टू 1 ईयर, यानी कि जो ऑडिट होता है ये 1 ईयर का होता है, जबकि मतलब हर साल ये चेंज होता रहता है ऑडिट। एक साल में ही ऑडिट का जो टर्म पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, नेक्स्ट ईयर नया ऑडिट होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर्स से 3, 5 एंड 7 ईयर्स, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है
वो हमारी 3 साल भी चल सकती है, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को लेके 5 साल भी चल सकती है और 7 साल भी चल सकती है। तो इसका कोई परमानेंट टाइम नहीं है कि ये सिर्फ 1 साल में खत्म हो जाएगी या 2 साल। ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस से रिलेटेड है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्वेरी है उससे रिलेटेड। तो इसका कोई टाइम नहीं है, जबकि जो ऑडिट है वो 1 साल के अंदर फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट है ऑडिट इज लीगली कंपलसरी स्पेशली इन केस ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनी के केस में ऑडिट होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें जिनका पैसा कंपनी में लगा होता है, तो वहाँ पे ऑडिट करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। जबकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एक वॉलेंट्री एक प्रोसेस है जो कि डिपेंड करती है पर्पस पे, किस तरह की सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करती है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कराएगा, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, किसी बड़े मनी का फ्रॉड लग रहा है वहां पर, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। तो ये डिपेंड करती है नेसेसिटी पर। नेक्स्ट आता है ऑडिटेड अकाउंट्स आर फर्दर इन्वेस्टिगेटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस। जब फ्रेंड्स इसमें यह है कि अगर कोई भी रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी चीज़ ऑडिट कर रहा है उसकी एक ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट बनाकर उसको सबमिट करे कंपनी में। लेकिन फ्रेंड्स अगर लगता है किसी कंपनी को या फिर किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या फिर किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है या फिर जो रिपोर्ट हमें दी गई है वो गलत है, तो उसको फर्दर क्वेरी के लिए या फिर फर्दर उसको चेक करने के लिए भेज सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा सकता है उस रिपोर्ट की, कि हो सकता है ऑडिटर ने उस पर अच्छे से एनालाइज ना किया हो या फिर हो सकता है ऑडिटर ने बाइस रिपोर्ट बनाई हो। तो इस तरह से एक ऑडिटेड अकाउंट जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकता है। जबकि अगर हम इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट की बात करें तो ये ऑडिटेड नहीं होता ऑर्डरली कोर्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिट इज ऑलवेज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोपराइटर्स ओनली, यानी कि जो ऑडिट है वो सिर्फ प्रोपराइटर्स के बिहाफ पर कंडक्ट की जाती है। फ्रेंड्स यहाँ से इसको कट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। जबकि फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन मे बी कैरिड आउट ऑन द बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स who either want to purchase the business or to become the partner to advance loans or to purchase the shares of loan। यानी कि जो फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन होती है वो आउटसाइडर के बिहाफ पर होती है। ये डिपेंड करता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो आउटसाइडर को, अगर किसी भी तरह की कंपनी में कोई भी लगती है कि ये कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है या फिर कंपनी ने किसी तरह से अपने प्रॉफिट को हमसे छुपाया है, तो आउटसाइडर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑडिट होती है वो सिर्फ एक प्रोपराइटर के बिहाफ पर होती है और एक प्रोपराइटर ही अपनी कंपनी का ऑडिट कराता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट का क्या क्या ऑब्जेक्ट है, यानी ऑडिट क्यों की जाती है। तो फ्रेंड्स दो इसके मेन ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, यानी कि एरर को डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना ऑडिट का काम है। पहले तो फाइंड आउट करना कि है भी या नहीं एरर, और अगर होता है तो उसको प्रिवेंट करना ऑडिटिंग का काम होता है। और सेकंड होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अगर किसी तरह का कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, जैसे कि कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि जितने एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं उनको भी शो कर रहा है, या फिर उसने खुद वहाँ पे कोई ड्राइंग की है लेकिन उसने एज अ बिजनेस एक्सपेंस करके डाल दिया है, तो इस तरह का अगर कोई फ्रॉड है तो ऑडिट से पता चल जाता है। तो उसको डिटेक्ट करना और साथ ही साथ उसको प्रिवेंट करना भी ऑडिट का ही काम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें इंटेंशनली होती हैं, कुछ चीज़ें अनइंटेंशनली होती हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी तभी पता लगेंगी हमें जब हम प्रॉपर ऑडिट कराएंगे। तो ऑडिट के यही दो ऑब्जेक्ट है मेनली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे कंपनी की जो इमेज होती है वो भी डाउन होती है और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है कभी कभी वो भी हाइड हो जाता है। तो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑडिट को मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस एंड सेकंड है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स जिसमें अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस की, जिसमें हमारी फर्स्ट ऑडिट है स्टैच्यूटरी ऑडिट। फ्रेंड्स स्टैच्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कि कंपनी के लिए कंपलसरी होती है और ये इस्टेब्लिश की गई है स्टैच्यू के द्वारा। इस ऑडिट के अंदर जो भी अकाउंट्स होते हैं कंपनी द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं उनका
स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट हैं। जैसे कि फर्स्ट आती है कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट मेनली जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो सभी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगी। ये लीगली कंपलसरी है और इसके अंदर जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसको एक ऑडिटर चेक करता है। सेकंड आती है इसके अंदर ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट यूजली क्रिएट की जाती है उन लोगों के लिए जो कि वीक होते हैं या फिर हेल्पलेस होते हैं, जैसे कि विडो और माइनर। ऐसे पर्सन जो कि अपने अकाउंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या फिर उनको मेंटेन करके नहीं रख सकते, उनके बिहाफ पर ट्रस्ट उनके अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं और उनके अकाउंट्स को ऑडिट कराती हैं। इसके लिए कुछ एक्ट्स भी हैं, जैसे कि एक एक्ट है हमारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जैसे कि बॉम्बे में है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। इसके अंदर ट्रस्ट उन पर्सन्स के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करती हैं। थर्ड आता है हमारा ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जिनके अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस कंपनीज। इनके अकाउंट्स को ऑडिट करना इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की अदर पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी होती हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इनके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है। जबकि यहाँ पे जो ऑडिटर होंगे उनके पावर्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ये स्टैट्यूट के द्वारा फिक्स होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड टाइप, जो कि है प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट के अंदर यहाँ पर ऑडिटर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। क्वालिफाइड ऑडिटर्स होते हैं वो, जो कि अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेड। इसके अंदर ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है एक प्रोप्राइटरी कंसर्न के द्वारा। यहाँ पर ये जो सोल ट्रेड होता है इसके अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उनके अकाउंट्स ऑडिट ही हों, ये डिपेंड करता है प्रोप्राइटर पर। अगर वो चाहता है अपने अकाउंट को ऑडिट कराना तो वो उनको ऑडिट करा सकता है। सेकंड आता है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सभी पार्टनर्स की कंसर्न से एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। ये एग्रीमेंट बेसिस पर होता है। ये डिपेंड करता है कि वो सारे पार्टनर्स मिलकर किस पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज अ ऑडिटर। इसके राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटी ये सब डिफाइन की जाती है म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए, जिसमें सभी म्यूचुअल एग्रीड होते हैं सभी पार्टनर्स की उसको ये ड्यूटीज और लाइबिलिटीज या फिर राइट्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर वो सभी इंडिविजुअल्स आते हैं, जैसे कि रेंट कलेक्टर्स, स्टेट मैनेजर्स। ये अपने इनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं या इनकम होती है बहुत ही लार्ज होती है, तो ये भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं एक क्वालिफाइड ऑडिटर से, उनको अपॉइंट करके, और उनका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराते हैं वाउचर्स के थ्रू। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा मेजर, जो कि है गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके अकाउंट को ऑडिट करता है। और इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं CAGI, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये असिस्ट किया जाता है डिफरेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि डिफरेंट लेवल पे होते हैं। इसकी लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑडिटर की स्टैट्यूट के द्वारा डिफाइन नहीं की जाती हैं, और ना ही ये कोई पब्लिक ऑडिटर होता है, और ना ही ये किसी पब्लिक कंसर्ट से अपॉइंट किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होता है, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसको काम करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑडिट की, जो कि हमारे इंटरनल ऑडिट। फ्रेंड, इंटरनल ऑडिट ये बिजनेस इंस्टीट्यूशन में एक ऑडिटर परमानेंट इसको किया जाता है अपॉइंट, जो कि रेगुलर बेसिस पे या फिर कांस्टेंट बेसिस पे कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। इस तरह के ऑडिटर्स परमानेंट नेचर के होते हैं, जिनको इंटरनल ऑडिट भी कहा जाता है। ये ऑडिटर्स अकाउंट की एंट्रीज को चेक करते हैं, उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर, और जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उनको क्रॉस चेक करते हैं उनके वाउचर से। उनके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उनके साथ क्रॉस चेक करते हैं कि वो एंट्रीज जो भी उसमें इंक्लूड हैं वो वैलिड हैं या नहीं। ये हमारा इंटरनल ऑडिट का काम होता है। इंटरनल ऑडिट के बाद हम बात करते हैं हमारे अनदर कैटेगरी की, जो कि हमारे फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट्स हैं जो कि प्रिपेयर की जाती हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर कॉन्टिन्यूस ऑडिट और डिटेल ऑडिट।
कॉन्टिन्यूस ऑडिट और डिटेल ऑडिट में ऑडिटर स्टाफ एक अपॉइंट कर लिया जाता है जो कि हमारा परमानेंट बेसिस पे होता है, जो कि डिटेल स्टडी करता है। ये फिक्स होता है और ये जो भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें ये डेली बेसिस पे चेक करता है और जो भी एंट्रीज होती हैं उसकी डिटेल में स्टडी करता है। उनको उससे कंसर्न जो भी बुक होती है उससे वेरीफाई किया जाता है, साथ में जो भी वाउचर्स गिवन होते हैं उससे भी वेरीफाई किया जाता है। तो इसके अंदर जो ऑडिट की जाती है वो डिटेल में की जाती है, उसकी स्टडी और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी अनदर ऑडिट की, जो कि है हमारी पीरियोडिकल ऑफ फाइनल्स और कंप्लीट ऑडिट। पीरियोडिकल ऑफ फाइनल्स और कंप्लीट ऑडिट का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके इस सिस्टम के अंदर ऑडिटर अपना जो भी अकाउंट की बुक्स होती है उनको चेक करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पर और उस पर एक कंप्लीट ऑडिट करता है। जैसे कि वो एक ट्रांजेक्शन होल पीरियड के ट्रांजेक्शन्स ले लेता है, उसको रिकॉर्ड करता है, चेक करता है, बैलेंस करता है, साथ में जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस होते हैं अकाउंट को उनको भी प्रिपेयर करता है, जिसको पीरियोडिक और फाइनल ऑडिट भी कहा जाता है। ये कंटिन्यूस सेशन पे होता है, बिना किसी इंटरवल के ये चेक किया जाता है। तो ये हमारी कंप्लीट ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंट्रीम ऑडिट। इंट्रीम ऑडिट ये कंडक्ट की जाती है 2 एनुअल ऑडिट के बीच में, यानी कि जब एनुअल ऑडिट की जाती है तो उसके बीच में ये वाली ऑडिट कभी भी कराई दी जाती है। ये डिपेंड करती है कि कंपनी इसके लिए क्या टाइम पीरियड रखती है। ये हाफ ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है और क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकता है। इंट्रीम ऑडिट का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी एनुअल रिपोर्ट बनेगी या एनुअल ऑडिट कराई जाएगी तो उसको करने में इसको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इंट्रीम ऑडिट से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं जो कि हमें एनुअल ऑडिट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओकेजनल ऑडिट। ये ऑडिट ओकेजनली कंडक्ट कराई जाती है, यानी कि वंस अ वाइल जब भी किसी भी क्लाइंट को इसकी ज़रूरत होती है तो वो इस तरह की ऑडिट को कंडक्ट करा लेता है, तो इसे बोलते हैं हम ओकेजनल ऑडिट। नेक्स्ट आता है हमारा पार्शियल ऑडिट। अंडर पार्शियल ऑडिट एक ऑडिटर किसी भी पीरियड की एक पार्ट की या फिर किसी बुक की एक साइड के अकाउंट की उसको चेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऑडिटर या तो पेमेंट साइड चेक कर सकता है या फिर अगर उसे लगता है तो रिसीट साइड चेक कर सकता है, यानी कि वो सिर्फ एक पार्ट को चेक करता है। तो इस तरह की जो ऑडिट होती हैं ये नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए की जाती हैं, या फिर जो कंपलसरी ऑडिट नहीं होती है जिस कंसर्न में वहाँ पर ये की जाती हैं। और अगर देखा जाए तो इस तरह की ऑडिट लीगली ये परमिट नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, क्योंकि इस तरह की ऑडिट हमको जो जिस भी पर्पस से हम ऑडिट करा रहे हैं वो पर्पस हमें पूरा करके नहीं देगी। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस शीट ऑडिट। अंडर सच एन ऑडिट इसके अंदर जो ऑडिटर होता है वो कैपिटल, रिजर्व, असेट्स और लाइबिलिटीज इन सबको चेक करता है जो जो कुछ भी हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है। इसके अंदर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको भी चेक किया जाता है। इस तरह की जो ऑडिट होती है इनका मेन पर्पस चेक करने का यही होता है कि जो भी अकाउंट्स हम जो भी परचेस हमने किए हैं क्रेडिट के बेसिस पर उसको चेक करना कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उसको इंक्रीज करके दिखा दिया है जो कि हमारी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करे। तो इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि कोई भी ऐसा प्राइस ओवर करके दिखा दिया हो या फिर हाइड कर दिया हो। तो इस तरह की चीजें बैलेंस शीट ऑडिट में चेक की जाती हैं, वेरीफाई की जाती हैं। इस तरह की जो ऑडिट होती है वो सक्सेसफुल होती है उन बिजनेस में जहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही इफिशिएंट होता है। इस तरह की जो ऑडिट होती हैं ये मेनली पॉपुलर हैं यूएसए में। यूएसए में बैलेंस शीट ऑडिट प्रेफर की जाती है मोस्टली कंपनीज के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। आई देखिए एक ऑडिटर को ना बहुत सारे राइट्स एंड पावर्स मिली होती हैं कंपनी एक्ट के थ्रू, और ये पावर्स उसको या राइट हम कह सकते हैं ये इसलिए मिले होते हैं जिससे कि वो अपनी जो भी उसको ड्यूटीज दी गई हैं उनको वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब वो कौन कौन से राइट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। देखिए फर्स्ट राइट है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमारा सेक्शन 227 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है इसके बारे में कि किस किस तरह से उसको करना है। तो देखिए एक कोई भी ऑडिटर जो किसी भी कंपनी में अपॉइंट होता है उसको उस कंपनी से रिलेटेड जो भी बुक्स और वाउचर्स होते हैं उसको देखने का राइट होता है। वो कभी भी उन बुक को रेफर कर सकता है या फिर उन वाउचर्स को देख सकता है, टैली कर सकता है अकाउंट्स के साथ कि वो सही से प्रिपेयर किए गए हैं नहीं, सारे अकाउंट्स वाउचर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं।
और ये जो अकाउंट जो होते हैं, ये अकाउंट कोई भी अकाउंट हो सकते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी अकाउंट हो गया, स्टैटिस्टिकल अकाउंट हो गया, कॉस्टिंग बुक्स हो गई। वाउचिंग का मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से है, जो कि उन अकाउंट्स को या और उन बुक से कंसर्न होंगे, ठीक है, जो कि उसके ऑडिटिंग के कंसर्न में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर उसको ये राइट होता है कि ये सारी चीजें करने के बाद उसको जो भी उसने पूरा ऑडिटिंग करी है अपनी कंपनी के अंदर, जो भी उसने वाउचिंग चेक करी है, अकाउंट्स चेक करे हैं, उसके एवज में उसको वहां पर फी, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका जो कमीशन होता है वो उसको मिलता है। और ये सारी चीजें इस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई हैं कि एक ऑडिटर को राइट है कि कंपनी से रिलेटेड जो भी उसके वाउचर्स हैं या फिर जो भी उसके अकाउंट्स हैं उनको वो चेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशनल एंड क्लैरिफिकेशन, फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। अब यहाँ पर सेक्शन 227 सब सेक्शन 1 में यहाँ पर अगेन ये बताया गया है कि एक जो ऑडिटर होता है उसको राइट होता है इंफॉर्मेशन लेने का, क्लैरिफिकेशन करने का, यानी कि वो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स होते हैं उनसे किसी भी अकाउंट से या किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकता है, उनसे एक्सप्लेनेशन ले सकता है उनके ऊपर कि ये ट्रांजैक्शंस हुए थे, इनके ऊपर आप बताइए किस तरह से हुए थे, क्या क्या इसके एविडेंस हैं, किस अकाउंट के थ्रू हुए थे, किस डेट पे हुए थे, इस तरह की वो एक्सप्लेनेशन या फिर जो भी उसको उस टाइम जो भी रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की वो उनसे कभी भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू मेक अ सॉरी थर्ड रह गया, राइट टू गेट नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग एंड अटेंडेड। अब यहाँ पर सेक्शन 231 में यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑडिटर को राइट होता है कि जो भी जनरल मीटिंग हो रही है उसका वो नोटिस रिसीव करे और उसको अटेंड करे। ये कंपलसरी नहीं है, हम ये बोलें कि ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी नहीं है कि उसके साथ वो सारी चीज़ें अकाउंट्स ये सब चीज़ें उसके साथ डिस्कस किए जाएं, लेकिन वो अटेंड कर सकता है, ये इसके अंदर बताया गया है, जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी वो अटेंड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पर एक ऑडिटर को ही राइट होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग से रिलेटेड डिस्कशंस हुए हैं उनके ऊपर वो स्टेटमेंट भी ले सकता है, या फिर स्टेटमेंट कंपनी जो भी अकाउंट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड हैं जिसमें शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे रिलेटेड मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर वो स्टेटमेंट ले सकता है, ठीक है। वो बाउंड नहीं होता कि उसको स्टेटमेंट लेना ही है, अगर वो चाहे तो वो ले सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको स्टेटमेंट वहां से लेना ही पड़ेगा कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया गया वो उसके साथ बताया जाए, वो उसके स्टेटमेंट रखे अपने पास। लेकिन अगर वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शेयर होल्डर्स के खिलाफ है या फिर ये पब्लिक में आनी चाहिए बात, तो वो उसका पूरा एनालाइज कर सकता है और उन पॉइंट्स को वो अपनी नोटबुक में लिख सकता है। नेक्स्ट है राइट टू बी इंडैम्निफाइड। अब एक ऑडिटर को इसका राइट होता है कि कोई भी कंपनी के असेट्स हैं इंडैम्निफाइड है तो वहां पर वो उनको उनकी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू विजिट द ब्रांचेस। अब एक ऑडिटर को राइट होता है कि वो कंपनी जो भी ब्रांच है कंपनी की डिफरेंट उनमें जाके विजिट कर सकता है और कोई भी उसको क्वेरी लगती है रिगार्डिंग बुक्स और रिगार्डिंग वाउचिंग तो वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू टेक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। अगर ऑडिटर को लगता है कि उसको कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसे टर्म्स हैं, एक्सपर्टीज की जरूरत है, लीगल एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस की, तो वहाँ पर वो ले सकता है किसी भी तरह की एडवाइस किसी से, और वो अपना एक ओपिनियन भी दे सकता है उन रिपोर्ट के अंदर कि जरूरी नहीं है कि वो जो वहां पर दे रहा है वो एक्सपर्ट के रेफरेंस में दे, वो अपना ओपिनियन में अपनी रिपोर्ट जो भी प्रिपेयर करेगा वो अपने ऑडिटिंग के बाद ऑडिट रिपोर्ट उसमें वो अपना ओपिनियन भी दे सकता है, ये भी उसको राइट होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो उस चीज का एक्सपर्ट नहीं है तो वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। अगर कोई भी टेक्निकल या कोई भी लीगल ऐसी चीजें हैं जो वहां पर वो अपनी एडवाइस देना चाहता है किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी भी कंसर्न के रिगार्डिंग, तो वहां पर दे सकता है। नेक्स्ट है राइट टू आस्क फॉर रेमुनरेशन। अब यहाँ पर कोई जो भी ऑडिटर होगा वो रेमुनरेशन अपना लेगा जब भी उसका ऑडिटिंग हुआ पूरा हो जाएगा, और इन केस अगर वो अपॉइंट हो जाता है लेकिन वहाँ पे फिर भी उसको किसी भी वजह से डिसमिस किया जाता है तब भी वो एंटाइटल होगा अपनी फीस को लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। अब ये सेक्शन 229 में बताया गया है कि एक ऑडिटर को जो भी वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो उस ऑडिट रिपोर्ट के बाद उसमें उसको साइन करना होगा,
जिससे कि ये पता चले कि ये रिपोर्ट उसके द्वारा एक तरह से सर्टिफाइड है और ये उसके द्वारा प्रिपेयर की गई है। उस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी रिपोर्ट में तो बाद में उस ऑडिटर को पकड़ा जाएगा। इसीलिए वहाँ पर ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस की जाती है इसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी ऑडिटर किसी भी ऑडिट को प्रिपेयर करता है या कहीं भी ऑडिटिंग करता है तो जब भी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो वहाँ पर उसके साइन किए जाएंगे। ठीक है। और अगर कोई भी उसको ऐसा करने से मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई पर्सन उसको बोलता है कि यहाँ पर आपको अपने साइन नहीं करने हैं तो ये उसका राइट है, वो उसको साइन करेगा। ठीक है, कोई उसको ऐसे करने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है राइट टू करेक्शन ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अब राइट टू करेक्शन ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट में यहाँ पर एक ऑडिटर को राइट होता है कि कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा जनरल मीटिंग में तो वो उसको भी करेक्ट कर सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड होगा, ये अदर कोई भी ऐसी चीज़ है या फिर कोई भी ऐसा कंसर्न है उससे रिलेटेड है तो वो वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। वो सिर्फ जो कंपनी की अकाउंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा बात है जो कि डायरेक्टर्स के द्वारा गलत कही है गई है तो वो उसको ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ये थे एक ऑडिटर के राइट्स। अब हम देख लेते हैं कि एक ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। अब कंपनी वन बाय वन इसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटीज की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है टू मेक स्पेशल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस इन कनेक्शन विद द फॉलोइंग मैटर्स। ये सेक्शन 227 सबसेक्शन 1A में बताया गया है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर बात की जा रही है स्पेशल इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन की। तो देखिए इसके अंदर कैसी चीज़ें आएंगी, इसके अंदर आएगी लोन एडवांसेस जो कि कंपनी के द्वारा किए गए हैं सिक्योरिटी बेसिस पर, इस ये हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जो कि एंड जो भी कंपनी की बुक्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिफाइन की जाएंगी। और कोई भी ऐसा लोन और एडवांसेज है जो कि कंपनी ने डिपॉजिट किए हैं और वो वहाँ पे शो किए गए हैं उसके रिगार्डिंग वो पूछ सकती है कोई भी चीज़ें। तो ये उसकी ड्यूटीज़ होती हैं कि इन सब के बारे में इंक्वायरी करना, इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। अब कोई भी ऐसा बुक्स या कंपनी के हम बोल सकते हैं पेपर्स हैं जो कि कैश के थ्रू अलॉट किए गए हैं, या फिर कोई भी ऐसे अलॉटमेंट्स हैं जिसमें नो कैश एक्चुअल में रिसीव नहीं किया गया है, यानी कोई भी कैश उन पेपर्स के एवज में रिसीव नहीं किया गया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक ऑडिटर की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से चेक करना उसका काम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू मेक रिपोर्ट टू दी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए भी वो बाउंड होता है। ये सेक्शन 227, 2, 3 एंड 4 के अंदर ये बताया गया है कि एक ऑडिटर जो होता है कंपनी का, उसकी ड्यूटी होती है कि जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनके लिए वो रिपोर्ट प्रिपेयर करें, उन एग्जामिन करें, उनके द्वारा जो भी बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको अच्छे से एनालाइज करें और उनको एक क्लियर और एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट बनाकर दे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू स्टेट द रीजन फॉर द आंसर्स इन नेगेटिविटी। अब यहाँ पर एक ये भी डिस्कशन किया जाएगा कि कोई भी अगर ऐसा नेगेटिव वाला कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो उनके बारे में यहाँ पर एक ऑडिटर को एक्सप्लेन करना होगा कि उसने जो नेगेटिव पॉइंट दिया है, जैसे कि हम आपने पढ़ा होगा कि ऑडिटिंग के अंदर एक पॉजिटिव कमेंट होता है, एक नेगेटिव कमेंट होता है, इस तरह के कमेंट दिए जाते हैं। तो उसने कहीं नेगेटिव कमेंट किया है तो उसको एक्सप्लेन भी करना होगा कि उसने रिपोर्ट के अंदर इस तरह के नेगेटिव कमेंट क्यों किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी टू इंक्लूड इन द रिपोर्ट द मैटर्स है डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कोई भी मैटर्स डायरेक्टेड किए गए हैं तो उसकी ड्यूटी होती है उनको रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 227 सबसेक्शन 4A के अंदर डिफाइन किया गया है पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटी टू असाइन द ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 229। अब ये एक ड्यूटी होती है ऑडिटर की कि जब भी वो सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट को तो उसको साइन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी टू गिव अ रिपोर्ट अपॉन द प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 के अंदर ये बताया गया है। यानी कि एक ऑडिटर को ये जरूरी होगा कि जब भी वो अपनी रिपोर्ट देगा तो वो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी वो प्रोस्पेक्टस जो भी उसने इश्यू किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसको करना होगा। और इसके साथ ही साथ जो भी उसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है वो रिपोर्ट उसकी असेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सब के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि उसने जो भी
उनके प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि हमारी रिपोर्ट इनके ऊपर प्रिपेयर की जाएगी, उसके ऊपर प्रिपेयर होनी चाहिए। साथ ही साथ असेट्स, लायबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सबको भी उसको अपने रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूटी टू सर्टिफाई द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सेक्शन 165 सबसेक्शन 4। अब इसके अंदर एक जो भी ऑडिटर होगा उसको अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको करेक्ट करना होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को विद रिगार्ड ऑफ द फॉलोइंग। अब जो किस किस पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको लेके उसको सर्टिफाई करना होगा, तो वो पॉइंट है नंबर ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी के द्वारा अलॉट किए गए हैं, फिर चाहे वो कैश में हो चाहे वो कंसिडरेशन अदर देन कैश हो। ठीक है, उसके साथ ही साथ उसको टोटल अमाउंट भी ये चेक करना होगा जो कि कंपनी ने रिसीव किया है। अब वो रिसीव उसका शेयर अलॉट के थ्रू हो सकता है या फिर इसके अलग हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसको इसके अंदर इंक्लूड करनी होंगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक उसको वो अमाउंट भी उसके अंदर इंक्लूड करना होगा जो कि कंपनी ने कहीं और से रिसीव किया, ये भी मैं आपको फिर से बता चुकी हूँ। इसके साथ ही साथ उसको जो भी उसने पेमेंट्स रिसीव किए हैं कंपनी ने, वो सारे पेमेंट्स जो भी रिसीव किए हैं और जो भी पेमेंट किए हैं, ये सारी चीज़ें उसको इस रिपोर्ट के अंदर बतानी होंगी। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कंपनी ने कोई भी अमाउंट कोई भी रिसीव किया है, दिया है, कहीं से भी उसने विड्रॉ किया है, कहीं से भी उसने अलॉटमेंट के थ्रू लिया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की जाएंगी। ठीक है, तो ये ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू डिक्लेयर द सॉल्वेंसी ऑफ द डायरेक्टर्स, ये सेक्शन 488 सबसेक्शन 2 एंड बी के अंदर बताया गया है। तो देखिए एक ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है कि वो डिक्लेयर करे डायरेक्टर्स की इंसॉल्वेंसी को इन केस ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अगर वॉलेंट्री लिक्विडेशन है कंपनी का तो वहाँ पर एक ऑडिटर की ड्यूटी होगी कि वो डायरेक्टर की सॉल्वेंसी को डिक्लेयर करे। नेक्स्ट है duty to give a report upon the profit and loss account and the balance sheet and close with the declaration of solvency। ये भी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर है with the declaration of solvency, सेक्शन 488 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन बी में। तो देखिए यहाँ पर एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि जब भी वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो वो रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब के ऊपर बनाएगा विद द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, यानी सॉल्वेंसी को डिक्लेयर करते हुए इन सारी चीज़ों के ऊपर वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। और ये किस केस में होगा? ये होगा हमारा वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब आता है ड्यूटी टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर, सेक्शन 240 वी में। ठीक है, अब यहाँ पर ड्यूटी टू असिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स, अब कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेटर है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें असिस्ट करना भी, क्या इन्वेस्टिगेशन में आया, क्या मैटर था, किससे रिलेटेड था, जो उससे रिलेटेड जो भी वर्किंग पेपर्स है उनको प्रोड्यूस करना और उनको उनकी पूरी इंक्वायरी करना एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू असेस द एडवोकेट जर्नल। अब एक ऑडिटर की यहाँ पे ड्यूटी होती है, वो इस काम को करने के लिए बाउंड है कि अगर कोई भी एडवोकेट जर्नल अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी करता है तो वहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना भी एक ऑडिटर का काम होता है। तो ये थे एक ऑडिटर की ड्यूटीज़ कंपनी के रेफरेंस में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज़ इसकी होती हैं लीगल डिसीजन के लिए, तो उनको हम अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है। इसको हम यहीं फिनिश करते हैं, और कोई भी क्वेरी आपको लगती है इस सारे ड्यूटीज़ या राइट्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।